तो चलिए आज की पड़ताल शुरू करते हैं। आज हमारे पास मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत मशहूर और दिल को झंझोड़ देने वाली कहानी है, ठाकुर का कुआं। लेकिन हम इसे सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं देखेंगे, हम एक सवाल के तह तक जाने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्या होता है कि एक प्यासे इंसान के लिए जिंदगी देने वाला साफ ठंडा पानी भी जहर बन जाता है? ये सवाल ही इस कहानी के दिल में है, और इसका जवाब देखा जाए तो आज भी हमारे समाज के लिए कायना है। कहानी एक बीमार आदमी जोखू और उसकी प्यास से शुरू होती है, लेकिन खत्म होती है एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई पर। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। और ये सफर कहानी के नाम से ही शुरू हो जाता है। सोचिए, कहानी का नाम ठाकुर का कुआं है, जोखू की प्यास नहीं है। मतलब प्रेमचंद ने शीर्षक में ही कहानी का असली विलन बता दिया है। अच्छा। हाँ, वो कोई एक इंसान नहीं है, बल्कि वो पूरी व्यवस्था है जिसका प्रतीक ये कुआं है। ये कुआं सिर्फ पानी नहीं, बल्कि अधिकार, सम्मान और शक्ति को अपने अंदर समेटे हुए है। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प नजरिया है। मैंने कभी इस तरह सोचा नहीं था। तो कहानी की नींव पर आते हैं। जोखू बीमार है, उसे तेज प्यास लगी है, एक बहुत ही बुनियादी, बहुत ही मानवीय जरूरत। लेकिन उसके और पानी के बीच एक बहुत बड़ी दीवार है। और वो दीवार ईंट पत्थर की नहीं है, वो समाज के बनाए नियमों की है। जोखू दलित जाति से है, इसलिए वो गांव के ठाकुर के कुएं से पानी नहीं ले सकता। और अपने कुएं का पानी इतना गंदा और बदबूदार है कि उसे पिया नहीं जा सकता। प्रेमचंद ने यहाँ संघर्ष को इतने बुनियादी स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहाँ जिंदगी और मौत का सवाल एक गिलास पानी पर आकर टिक गया है। यही बात तो दहला देती है कि प्यास जैसी चीज जो हर जीवित प्राणी को लगती है, उसके लिए भी आपको एक खास जाति में पैदा होना जरूरी है। ये सिर्फ एक सामाजिक नियम नहीं, ये तो इंसानियत पर ही एक सवालिया निशान है। बिल्कुल। प्रेमचंद चाहते थे कि पाठक इस बेचैनी को महसूस करे। वो आपको किसी बड़े राजनीतिक या आर्थिक मुद्दे में नहीं उलझाते। वो कहते हैं, सब छोड़िए, पहले इस आदमी को देखिए जो प्यास से तड़प रहा है और सामने पानी होते हुए भी पी नहीं सकता। ये कहानी की पहली और सबसे मजबूत परत है, जो हमें सीधे उस व्यवस्था के सामने लाकर खड़ा कर देती है जहां इंसान की प्यास से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी जाति बन जाती है। और इसी मुश्किल घड़ी में जब ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, तब कहानी में जोखू की पत्नी गंगी का किरदार सामने आता है। वो सिर्फ एक लाचार पत्नी नहीं है, वो अपने पति की तड़प देख रही है और उसके अंदर कुछ बदल रहा है। वो एक फैसला करती है। हाँ, और वो फैसला उस समाज के सबसे बड़े कानून को तोड़ने का है। वो कहती है, मैं पानी लेकर आऊंगी। ये 3 शब्द उस दौर में किसी क्रांति की घोषणा से कम नहीं थे। ये कोई सोचा समझा विद्रोह नहीं है, ये किसी नेता के भाषण से नहीं जन्मा है। तो फिर ये क्या है? क्या हम इसे वाकई एक विद्रोह कह सकते हैं, या ये सिर्फ एक मजबूर पत्नी की अपने पति को बचाने की आखिरी हताश कोशिश थी? इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ये सवाल बहुत दिलचस्प है। मेरे ख्याल से इसकी खूबसूरती इसी में है कि ये दोनों हैं। ये विद्रोह किसी झंडे या नारे के साथ शुरू नहीं हुआ। ये रसोई के एक पतीले में पानी लाने की जरूरत से शुरू हुआ। हाँ। और इतिहास गवाह है कि दुनिया के सबसे बड़े बदलाव अक्सर ऐसी ही छोटी, निजी और मानवीय जरूरतों से पैदा होते हैं। गंगी कोई नायिका बनने नहीं निकली थी, वो सिर्फ अपने पति की प्यास बुझाना चाहती थी। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे उस ढांचे से टकराना पड़ा जो सदियों से खड़ा था। मतलब उसका ये निजी फैसला अपने आप में एक राजनीतिक कदम बन गया, चाहे उसने ऐसा सोचा हो या नहीं। बिल्कुल। वो एक पत्नी का धर्म निभा रही थी, लेकिन अनजाने में वो सामाजिक अन्याय को चुनौती दे रही थी। और इसी में उसका असली साहस छिपा है। वो जानती है कि वो क्या करने जा रही है। वो उस समाज के सबसे कड़े नियम को तोड़ने जा रही है। उसका ये फैसला सिर्फ पानी लाने का फैसला नहीं है, बल्कि उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ खड़े होने का फैसला है जिसने उसके पति को प्यासा तड़पने पर मजबूर कर दिया है। ये एक छोटी सी अंधेरी झोपड़ी में लिया गया एक बहुत बड़ा और खतरनाक फैसला था। तो गंगी ने ये फैसला तो कर लिया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन फैसला करने और उसे हकीकत में बदलने के बीच एक अंधेरी रात, एक ठाकुर का आंगन और पकड़े जाने का खौफनाक डर था। कहानी का ये हिस्सा पढ़ते हुए तो सांसें रुक जाती हैं। उस दृश्य को महसूस करना बहुत जरूरी है।
चारों तरफ घना अंधेरा और उससे भी ज्यादा गहरा सन्नाटा। गंगी दबे पांव कुएं की तरफ बढ़ रही है। उसका हर कदम डर से कांप रहा है, और ये कोई मामूली डर नहीं है। तो फिर ये किस चीज का डर है? ये अपमान का डर है। ये उस हिंसा का डर है जो उसे एक दलित औरत होने की वजह से झेलनी पड़ सकती है। सोचिए, अगर वो पकड़ी जाती तो क्या होता? उसे सिर्फ डांट डपट कर नहीं छोड़ दिया जाता, नहीं, उसे शायद बेरहमी से पीटा जाता, पूरे गांव के सामने जलील किया जाता, उस पर कुएं को अपवित्र करने का इल्जाम लगता। उसका डर पूरी तरह से जायज था। और हम देख सकते हैं कि उसके अंदर एक जबरदस्त कश्मकश चल रही है। एक तरफ वो सामाजिक डर है, वो सारे नियम कायदे हैं जो उसे बचपन से सिखाए गए हैं कि तुम्हारी जगह क्या है, और दूसरी तरफ बिस्तर पर प्यास से तड़पते हुए पति का चेहरा है। ये डर और कर्तव्य के बीच की लड़ाई है। और वो कर्तव्य को चुनती है, प्रेम को चुनती है। ये गंगी के चरित्र की सबसे बड़ी खूबी है। वो उस अंधेरी रात में सिर्फ पानी नहीं भर रही थी, वो सामाजिक अन्याय की एक बहुत बड़ी और मोटी दीवार में एक छोटी सी दरार डालने की कोशिश कर रही थी। उस एक घड़े पानी में सदियों से चली आ रही एक परंपरा को चुनौती देने का साहस था। और वो कामयाब हो जाती है। वो पानी लेकर घर लौट आती है। कहानी यहां एक राहत की सांस देती है। ऐसा लगता है कि चलो आखिरकार सब ठीक हो गया। जोखू पानी पीता है। लेकिन यहीं प्रेमचंद कहानी का रुख ऐसे मोड़ते हैं कि पाठक सन्न रह जाता है। हाँ, ये कहानी का सबसे मार्मिक और दिल को भेद देने वाला हिस्सा है। जोखू पानी मुंह में लगाता है, लेकिन उसे वो पानी ठंडा और मीठा नहीं लगता। पानी में भयानक बदबू है। वो गंगी से पूछता है, ये कैसा पानी है? और गंगे को एहसास होता है कि कुएं पर किसी जानवर के मरने की वजह से पानी सड़ा हुआ है। लेकिन कहानी यहाँ बदबूदार पानी पर नहीं रुकती। एक मिनट, मुझे लगा था कि पानी कड़वा लगने का कारण मनोवैज्ञानिक था, अपमान की वजह से। लेकिन आप कह रही हैं कि पानी सच में खराब था। असल कहानी में पानी सचमुच खराब होता है, क्योंकि उसमें कोई जानवर मरकर सड़ रहा होता है। लेकिन कहानी का जो विश्लेषण हमारे पास है, वो एक गहरी मनोवैज्ञानिक व्याख्या करता है। अच्छा। गंदा पानी, इन दोनों में से इंसान क्या चुनेगा? कहानी हमें इसी सवाल पे लाकर छोड़ देती है। अपमान की अनुभूति किसी भी चीज को जहरीला बना सकती है। अच्छा, तो ये विश्लेषण कहानी के अंत को एक प्रतीक के तौर पर देख रहा है कि भले ही उस रात पानी भौतिक रूप से खराब था, लेकिन अगर वो साफ भी होता तो भी जोखू के लिए उसे पीना आसान नहीं होता। बिल्कुल, कहानी का विश्लेषण इसी मनोवैज्ञानिक सच्चाई को पकड़ता है कि अपमान की अनुभूति, सदियों की मानसिक गुलामी और वो पीड़ा जो जोखू और उसके जैसे करोड़ों लोगों ने झेली थी, वो किसी भी अमृत को जहर बना सकती है। यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है जो कहानी हमसे पूछती है, क्या हमारी शारीरिक जरूरतें तब पूरी हो सकती हैं जब हमारे आत्मसम्मान को पूरी तरह कुचल दिया गया हो? हाँ, शारीरिक प्यास से भी गहरी एक और प्यास होती है, सम्मान की प्यास। और जब वो पूरी नहीं होती तो पानी भी बेस्वाद हो जाता है। ये एक बहुत ही गहरी और परेशान करने वाली बात है। हाँ, और कहानी का विश्लेषण हमें यही समझाता है। जोखू ने जो पानी पिया उसमें सिर्फ H2O नहीं था, उसमें वो अपमान भी घुलावा था जो गंगी को चोरी करके डर के साये में अपनी जान जोखिम में डालकर लाना पड़ा। वो कड़वाहट या बदबू सिर्फ पानी की नहीं थी, वो उस जिल्लत की थी, उस बेबसी की थी। तो इस सब का मतलब क्या है? प्रेमचंद का असली संदेश क्या है? यहीं पर उनका तीखा व्यंग्य पूरी ताकत से सामने आता है। एक बहुत ही शक्तिशाली पंक्ति है, गंदा पानी पीना आसान है, लेकिन अपमान के साथ पानी पीना असहनीय है। जोखू अपने कुएं का गंदा बदबूदार पानी पी सकता था, लेकिन ठाकुर के कुएं से जिल्लत के साथ लाया गया साफ पानी भी उसे शायद जहर जैसा ही लगता। और अगर हम इसे और बड़े पैमाने पर देखें तो ठाकुर का कुआं सिर्फ पानी का एक जरिया नहीं रह जाता, ये सामाजिक अत्याचार का, ऊंच नीच का प्रतीक बन जाता है। ये उन सभी संसाधनों का प्रतीक है जिन पर कुछ ऊंची जातियों का कब्जा था और जिनसे दलितों को दूर रखा गया था, चाहे वो शिक्षा हो, सम्मान हो, अवसर हो या फिर जीने के लिए पानी जैसी मामूली चीज ही क्यों न हो। कुआं एक प्रतीक है, असली मुद्दा नियंत्रण और भेदभाव का है। और प्रेमचंद का संदेश बहुत साफ है। वो ये नहीं कह रहे कि पानी गंदा था या कुआं खराब था, वो कह रहे हैं कि पूरा समाज ही बीमार है। इस समाज का असली रोग जातिवाद है। कहानी के मुख्य विषय यही हैं, जाति भेद, अस्पृश्यता, सामाजिक अन्याय और जिसके बारे में हमने अभी बात की, वो गहरी मानसिक गुलामी।
इन विषयों के साथ साथ एक और अहम विषय है विद्रोह की चुप चिंगारी। ये गंगी के किरदार के जरिए हमारे सामने आता है और लेखक का अंतिम संदेश यही लगता है कि सच्चा सुधार सिर्फ कानून बनाने या नए कुएं खुदवाने से नहीं आएगा। असली बदलाव तब आएगा जब लोगों की सोच बदलेगी, जब मानसिकता बदलेगी। जब तक समाज में इंसान और इंसान के बीच बराबरी का एहसास नहीं होगा, तब तक मानवता अधूरी है। तो ठाकुर का कुआं एक प्यासे आदमी की कहानी के जरिए एक बहुत बड़ा और कड़वा सच कह देती है। ये सिर्फ जोखू और गंगी की कहानी नहीं है, ये उस पूरे समाज की कहानी है जो ऐसी अमानवीय प्रथाओं को चुपचाप स्वीकार करता है। एक निष्कर्ष की पंक्ति है जो दिल में चुभ जाती है, जब समाज में इंसान से इंसान का भेद होगा तो पानी भी जहर बन जाएगा। बिल्कुल, ये कहानी कई दशक पहले लिखी गई थी, लेकिन इसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। अपमान का मनोवैज्ञानिक असर और मानसिक गुलामी जैसे विषय आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। और वो